हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर के नेम के बेसिस से आपको पता चल रहा है कि जो स्टोरी है, जो चैप्टर है, ये विलेज पालनपुर के बारे में है, जहाँ पे फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है। ठीक है, तो हम एक बार रीड करते हैं। The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called पालमपुर। इसका मतलब ये है कि जो पालमपुर है वो एक रियल विलेज नहीं है। इस पालमपुर की स्टोरी के इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड बताना चाहते हैं चैप्टर से। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। प्लीज़ ये याद रखिएगा कि जो मेन एक्टिविटी पालमपुर में क्या है, फार्मिंग जो है पालमपुर की मेन एक्टिविटी है, जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बता दिया। Whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport etc. are carried out on a limited scale. तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पालमपुर जो है वो फार्मिंग करती है, और जो कुछ जो परसेंट है वो लोग आपके स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट यानी कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, और वो बहुत लिमिटेड स्केल पे होता है। तो लार्ज स्केल पे खाली फार्मिंग होती है पालमपुर में। तो फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है, मेन सोर्स है इनकम का पालमपुर के अंदर। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। अब ये जो एक्टिविटीज़ है इनको वेरियस टाइप्स के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज क्या होता है? ऐसी चीज़ जो हमारे काम आती हो। तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, ये सब नेचुरल रिसोर्स होते हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन का ब्रेन, और जो ह्यूमन ने चीज़ें बनाई जैसे कि टूल्स हो गया, वो आपको नेचर में थोड़ी ना बनता है, वो ह्यूमन बनाता है, राइट। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ये एक्टिविटीज़ करने के लिए। एज वी रेड थ्रू As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. तो जैसे जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, इस पालमपुर की स्टोरी पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन होते हैं एक डिजायर्ड गुड को प्रोड्यूस करने में। Introduction. Let's start with the introduction now. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. जो पालमपुर है उसमें वेल कनेक्टेड है, यानी कि पक्की रोड से कनेक्टेड है नेबरिंग विलेजेस से। रायगंज इज़ अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। तो पालमपुर के 3 किलोमीटर में कौन सा विलेज है? रायगंज, और ये उससे वेल कनेक्टेड है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज ऑफ रायगंज एंड फर्दर टू द नियरेस्ट टाउन्स ऑफ शाहपुर। तो एक ऑल वेदर रोड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेटल रोड, यानी कि जो सीमेंट वाली रोड्स होती है ना, मतलब विलेज के अंदर आप देखो सीमेंट वाली रोड से जो नेबरिंग टाउन से कनेक्टेड, तो वो ये बताना चाह रहा है कि बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है और बहुत अच्छी यू कैन से रोड्स हैं, राइट। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट, टोंगास, बोगीज, कार्ट ड्रॉन बाय बफेलो लोडेड विद जैगरी एंड अदर कमोडिटी टू मोटर व्हीकल्स। बेसिकली वहाँ पे आप बहुत सारे वेरियस काइंड ऑफ व्हीकल्स भी देख सकते हो उनकी रोड पे, जो अलग अलग गुड्स को कैरी कर रही है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पालमपुर की रोड्स पे देख सकते हो। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of the land. The village, their house, some of them quite large, made of brick with cement plastering. So basically आप एक चीज़ समझो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ। वाइट पेपर ना यहाँ लिख लेते, आप भी अपनी बुक्स पे लिख सकते हो इफ़ यू वांट। देखो टोटल पालमपुर में कितनी फैमिलीज़ हैं? 450 फैमिलीज़ हैं। मैं इसे रब कर दूँगी, तो आप अगर आपको लिखना तो लिख लेना। 450 फैमिलीज़ है, जिसके अंदर से 150 जो हैं वो दलित्स हैं, या फिर आप कह लो एससीज़ हैं, ठीक है। और इसमें जो है 80 अपर कास्ट हैं, ठीक है, और रेस्ट जो है वो पढ़ते हैं आगे। जो देखो दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 families belonging to several different castes. तो जो हमारी 450 फैमिलीज है वो डिफरेंट कास्ट के। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड। अपर कास्ट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द लैंड को ओन करती है। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज एंड मेड ऑफ ब्रिक। इनके जो हाउसेज है ब्रिक और सीमेंट से बने हुए हैं, प्लास्टर हो रखा है उन पे। और जो दलित्स के हैं वो जो बेसिकली 1/3 करते, तो अगर आप 450 का 1/3 करोगे तो इट्स ओनली 150 ओनली। तो 150 फैमिलीज कह लो या 1
1/3 कह लो, एक ही बात है। तो एससीज तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइज करते हैं, और उनके जो हाउसेज है वो स्मॉल होते हैं और वो मड एंड स्ट्रॉ से बने होते हैं, यानी कि इनके कच्चे हाउसेज होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी कि पालमपुर में मोस्ट ऑफ द हाउसेज में क्या है, कनेक्शंस है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स इज यूज्ड टू वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही फार्मिंग में ट्यूबवेल का यूज़ हो पाता है, राइट। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स 1 हाई स्कूल। तो पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक इज ट्रीटेड। तो वहाँ पे एक हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे सिक को ट्रीट किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन अबाव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड एरिया है, बहुत ही अच्छे टाइप का विलेज है, कोई बहुत थोड़ा सा कैन से डेवलप्ड विलेज है, राइट। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विच विल टेक अस टू डिफरेंट types of production in India. In villages across India, farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing. तो बेसिकली यही है कि इस चैप्टर से आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या प्रोडक्शन के स्टेप्स होते हैं, क्या क्या इंडिया में फार्मिंग के अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में भी थोड़ा सा पता चलेगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो बेसिकली प्रोडक्शन का एम क्या होता है, प्रोडक्शन करी क्यों जाती है, वो उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि हमें चाहिए। तो 4 रिक्वायरमेंट्स होती है एक प्रोडक्शन को करने के लिए। सबसे पहली होती है लैंड यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच वाटर। तो आपको अगर कोई भी प्रोडक्शन करनी है, जैसे सपोज आपको फैक्ट्री ओपन करनी है या फिर आपको इवन फार्मिंग भी करनी है, सो यू विल नीड अ लैंड पे आप लैंड तो चाहिए होगा, तभी तो आप अपनी शॉप सेटअप करोगे, फैक्ट्री सेटअप करोगे, फार्मिंग का एरिया करोगे, राइट। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। अब आपको उसके ऊपर काम करने वाले भी चाहिए। अब लेबर 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्किल्ड होते हैं, एक अनस्किल्ड होते हैं। स्किल्ड होते हैं जो कि टेक्निकल और इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं, और अनस्किल्ड होते हैं जो मैन वर्क यानी कि नॉर्मल वर्क करते हैं। तो कुछ कामों में आप लोगों को स्किल्ड चाहिए होते हैं, यानी कि वही काम वो कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, और कुछ में अनस्किल्ड भी चल जाते हैं, खाली वो पर्सन जो काम कर सकते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट आती है आपकी फिजिकल कैपिटल। थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। अभी फिजिकल कैपिटल क्या होती है, फिजिकल कैपिटल वो इनपुट्स होते हैं जो कि वेरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि प्रोडक्शन में वो चाहिए बहुत ज़रूरी है और उसी टाइम वो यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए। अब देखो फिजिकल कैपिटल भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो होती है जो बहुत सालों तक चलती है, जैसे कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, आपको डेली तो खरीदना नहीं होगा, राइट। और जो वर्किंग कैपिटल होती है वो हाथों हाथ खत्म हो जाती है, जैसे कि मनी इन हैंड, रॉ मटेरियल्स, ये आपके प्रोडक्शन में यूज़ हो जाते हैं और इनको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो यूज़ हो गए, राइट। तो देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट। टू फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या होती है, फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन के ब्रेन की, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल नहीं होगी तो आप कौन ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो देगा, राइट। ह्यूमंस भी इंपॉर्टेंट है इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। सो जो ये सारे फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इन सबको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। अब वो बोल रहा है कि जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे हमें इन 3 फैक्टर्स के बारे में और पता चलेगा। अब फार्मिंग इन पालमपुर की बात करते हैं, ठीक है। फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज फिक्स्ड। अब लैंड तो फिक्स्ड ही है पालमपुर में, राइट। तो 75% ऑफ पीपल हैं पालमपुर में जो कि लैंड पे काम कर रहे हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। वो फार्मर्स भी हैं और फार्म लेबर्स भी, यानी कि वो दूसरों के फार्म पे भी काम कर रहे हैं और कुछ के पास खुद का भी फार्म है, मतलब कि वो खुद की खेती भी करते हैं अपनी, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। The well-being of these people is closely related to production on the farms. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फार्म लेबर्स और फार्मर्स की जो लाइफ है, जो वेल बीइंग है, वो उस पर रिलेटेड है कि जो फार्म पे प्रोडक्शन हो रही है। ऑब्वियसली बात है वो फार्मर्स है तो यही होगा ना। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ कॉन्स्ट्रेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन प्रैक्टिकली फिक्स्ड। तो लैंड एरिया तो फिक्स्ड है, बट कुछ मतलब हम देख रहे हैं कि बेसिक कुछ
जो है फार्म प्रोडक्शन में राइजिंग है। सिंस 1960 पालमपुर देयर हैज़ नो बीन एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। 1960 से पालमपुर में कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुई है लैंड एरिया की अंडर दी कल्टिवेशन, जो कल्टिवेशन के अंदर लैंड है। By then, some of the wasteland in the village had been converted into cultivable land. So this is important कि लैंड एरिया को मतलब कल्टिवेबल लैंड बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, वेस्ट लैंड्स को कन्वर्ट कर दिया कल्टिवेबल लैंड्स में। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप ऑफ इंक्रीज ऑफ फार्म प्रोडक्शन बिगिनिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन। अब आप लैंड को तो इंक्रीज कर नहीं सकते, तो क्या बोल रहे थे, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। तो लैंड को मेजर करने की जो ऐसा यूनिट है या स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, हेक्टर। आप इसको एकड़ बीघा इन सब में भी करते हो, बट 1 हेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखो क्या बोल रहे हैं, विद 1 साइड मेजरिंग 100 मीटर, यानी कि एक स्क्वायर जिसकी 1 साइड 100 मीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 100 इंटू 100 दैट इज 1 लाख एकर्स। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब वो पूछ रहा है कि सेम लैंड में क्या एक पर्सन ज़्यादा ग्रो कर सकता है, प्रोडक्शन यील्ड इंक्रीज कर सकता है। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर फुड रिजेंबल विलेज ऑफ द वेस्टर्न स्टेट उत्तर प्रदेश। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। तो पालमपुर में सारा लैंड कल्टिवेट किया जाता है, कोई भी लैंड ऐसे मतलब खाली नहीं छोड़ा जाता। रेनी सीजन के टाइम पे, खारिफ सीजन के टाइम पे फार्मर्स ज्वार एंड बाजरा को ग्रो करते हैं। ये प्लांट जो है वो कैटल फीड की तरह यूज़ हो जाते हैं। और इसके बाद किसकी प्रोडक्शन होती है, किसकी कल्टिवेशन होती है, पोटैटोज़ की, अक्टूबर और दिसंबर के टाइम पे। और विंटर सीजन में, राबी सीजन में वीट को सो किया जाता है। अब जो वीट प्रोड्यूस होती है वो कुछ तो फैमिली अपने पास रखती है, जो और जो सरप्लस होता है यानी कि जो एक्स्ट्रा बचता है वो रायगंज की मार्केट में वो सेल कर देती है। और कुछ पार्ट ऑफ एरिया जो है वो शुगर केन की कल्टीवेशन की जाती है, जो कि हार्वेस्ट किया जाता है हर एक साल में। शुगर केन उसकी जो रॉ फॉर्म है और उसकी जैगरी की फॉर्म है वो किसको भी दे जाते हैं, ट्रेडर्स को, शाहपुर में। मेन रीज़न जो है वो फार्मर्स जो 3 डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं पालमपुर में, वो है कि जो पालमपुर है वो वेल डेवलप सिस्टम ऑफ इरीगेशन, यानी कि बहुत अच्छे से इरीगेशन हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी आ गई थी पालमपुर में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सिस्टम ऑफ इरीगेशन बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इरीगेशन जो है बहुत अच्छा है पालमपुर में, आप ये कह सकते हैं। लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक रन ट्यूब्स जो है वो ज़्यादा इरीगेट कर सकते हैं और ज़्यादा लैंड को इरीगेट कर सकती है। तो कुछ पहली ट्यूबवेल्स जो थी गवर्नमेंट ने इंस्टॉल की थी, उसके बाद प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी इंस्टॉल होना शुरू हो गई और मिड 1970s के टाइम पे 200 हेक्टर्स तक का एरिया इरीगेट हुआ था। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ऑफ द टोटल एरिया कल्टिवेटेड इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे एंड द रिमेनिंग, क्योंकि वो बोल रहा है कि 40% एरिया जो है वो तो ट्यूबवेल से हो जाता है, लेकिन जो रेस्ट है ना वो अभी भी रेनफॉल पर डिपेंड करता है हमारी कंट्री में। तो अब एक से ज़्यादा क्रॉप करना एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पे एक ईयर में, उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ये सबसे कॉमन वे है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। जो फार्मर्स हैं पालमपुर में वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेन क्रॉप्स ग्रो करते हैं और कुछ तो पोटैटो भी ग्रो करते हैं। जो उनकी थर्ड क्रॉप्स है 15-20 ईयर्स तक, 15-20 ईयर्स से। तो यहाँ पे आपका कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ईल्ड क्या होता है, ईल्ड इज मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। जितना क्रॉप प्रोड्यूस हो रही होती है एक लैंड पे उसको हम क्या कहते हैं, ईल्ड कहते हैं। टिल द मिड 1960s तक जो सीड्स यूज़ होते थे वो ट्रेडिशनल वन होते थे, जो कि लो ईल्ड प्रोवाइड करते थे। ट्रेडिशनल सीड्स जो होते हैं उनको लेस इरीगेशन चाहिए होती है। फार्मर्स जो थे वो काउ डंग्स और बाकी नेचुरल मैन्योर को यूज़ करते थे फर्टिलाइजर्स की तरह। और ये सब जो थे वो रेडिली अवेलेबल थे और फार्मर्स को इनको बाय नहीं करना पड़ता था। बट जब लेट 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिसने इंडियन फार्मर को इंट्रोड्यूस किया कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड राइस। वीट और राइस को वो HYV सीड से ग्रो कर सकते हैं। अब HYV सीड्स होते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। अगर इनको हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल सीड से, तो HYV सीड्स जो है वो प्रॉमिस करते हैं मोर ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ, मतलब एक प्लांट पे बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेडिशनल सीड से ज़्यादा ग्रेन्स को वो प्रॉमिस करते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, सेम पीस ऑफ लैंड पे ही बहुत सारी क्वांटिटीज़ का प्रोडक्शन हो पाएगा, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो पाएगा। लेकिन HYV सीड्स को प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है और केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं ताकि वो अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकें। ठीक है।
और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए होते थोड़े से। जस्ट अ मिनट। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स। अगर आपको हायर यील्ड चाहिए तो आपको HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स चाहिए होगा। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे वो पहले थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को इंडिया में ट्राई किया था। फार्मर्स जो थे इस रीजन के, उन्होंने ट्यूबवेल सेट्स करी इरीगेशन के लिए और उन्होंने HYV सीड्स का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया अपनी फार्मिंग में। कुछ लोगों ने तो फार्म मशीनरी भी खरीदी जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, जिसने कि प्लोइंग और हार्वेस्टिंग को फास्टर बना दिया। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड, जिनकी इन सब चीज़ों की वजह से उनको बहुत सारा यील्ड मिला। किसका? वीट का। पालमपुर के अंदर जो वीट है वो ग्रोन होती है ट्रेडिशनल वेराइटी से, वो 1300 किलो थी, यानी कि 1300 kg पर हेक्टर। एक पर हेक्टर में 1300 kg वीट ग्रो हो जाती थी ट्रेडिशनल सीड से। बट जब से उन्होंने HYV सीड्स यूज़ करना शुरू किया, उनकी जो है पर हेक्टर 3200 kg हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इतना हम पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल रहे हैं तो क्या ये लैंड सस्टेन कर पाएगा? क्या ये लैंड सस्टेन कर पाएगा? क्या इसको हम आगे भी यूज़ कर पाएंगे? लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और ये नेसेसरी है कि हम उसको केयरफुल करें यूज़ करने में। साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ने क्या किया है, ओवर यूज़ कर लिया है इस नेचुरल रिसोर्स को, यानी कि कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है। बहुत सारे एरियाज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड है, वो रिलेटेड है वो सॉइल फर्टिलिटी के लॉस में, और जिसकी वजह क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ इंक्रीज़ हो चुका है और कंटिन्यूस यूज़ जो हम कर रहे हैं ट्यूबवेल्स के थ्रू ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल के इरीगेशन करने के लिए, उसकी वजह से डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल भी हो रहा है। बाकी जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज रहेगी, सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर, इन सबको बहुत टाइम लगता है, मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं दोबारा बनने में, तो बहुत डिफ़िकल्ट है इनको रिस्टोर करना। तो इसलिए हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को। अब यहाँ पे स्टोरीज़ हैं, ये स्टोरीज़ आपको एक अलग वीडियो में मिलेगी, तो अभी तो हम खाली मेन चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि लैंड बेसिकली कैसे डिवाइडेड है पालमपुर में। पालमपुर में जो लैंड है ना, देखो इसके बाद से, मतलब ये वाला टॉपिक के बाद हु विल प्रोवाइड लेबर तक करेंगे, उसके बाद नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, राइट। एक चीज़ और है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब ये जो लैंड है ये पालमपुर में डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, अब आपने रियलाइज़ कर लिया होगा कि जो लैंड है बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए। अब सारे लोग तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है और कुछ के पास सफिशिएंट लैंड भी नहीं है। पालमपुर में मैंने आपको बताया कि 1/3 फैमिलीज़ जो है वो 1/3 फैमिलीज़ जो है 450 में से वो लैंडलेस है, यानी कि जो दलित्स हैं 150 फैमिलीज़ हैं, उनके पास कोई भी लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। और जो बाकी रह जाते हैं, मतलब जो बाकी इनमें से बच्चे जैसे कि 240 फैमिलीज़, वो छोटे छोटे लैंड्स पे कल्टीवेशन करती है, जो कि 2 हेक्टर से भी कम होता है। जो इन कल्टीवेशन इन छोटे छोटे प्लांट्स पे ज़्यादा कुछ सरप्लस नहीं लाता बेचने के लिए। अब आप देखोगे कि अगर हम दूसरी तरफ देखें, ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड विद प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। अब आप देखोगे आधे ये जो पिक्चर है ना, इसमें देखो कि यहाँ पे छोटे छोटे और यहाँ पे इतने बड़े बड़े हैं। तो ये जो बड़े बड़े हैं ना, ये 60 फैमिलीज है मीडियम फार्मर्स की, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, जो कि इन बड़े बड़े 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड के पे कल्टीवेट करती है। और कुछ फार्मर्स के पास ऐसे 10 फैमिलीज़ हैं या 10 नहीं ऐसी कुछ लार्ज फैमिलीज हैं जिनके पास 10 हेक्टर से ज़्यादा लैंड है, यानी कि अनइक्वली डिवाइडेड है पालमपुर में, ठीक है। ये कुछ ग्राफ दिया कि देखो स्मॉल फार्मर्स 64% है, सॉरी 36% है, और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स 60% है ना। अब ये ग्राफ देख सकते हो कल्टिवेटेड एरिया कैसे डिवाइडेड है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर 20% है बिल्कुल, और उनके पास 80% लैंड है, और जो वो है वो 64% है, फिर भी उनके पास खाली 36% लैंड है। अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? लैंड के बाद लेबर जो है वो हमें ज़रूरी नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन स्टेप है। फार्मिंग के अंदर बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत है, तो स्मॉल फार्मर्स जो हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने फील्ड पे खुद ही कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लैंड लेबर्स को हायर करते, तो वो अपने फील्ड पे खुद ही काम करते हैं। इसलिए जो लेबर रिक्वायरमेंट है वो अब फार्मिंग के लिए वो अपने आप को खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं वो लेबर्स को हायर कर देते हैं। अब वो लेबर्स कौन कौन हो सकते हैं? वो भी हो सकते हैं जो अपने प्लॉट पे काम कर चुके हैं, वो लैंडलेस फैमिली से भी हो सकते हैं, यानी कि दलित्स वगैरह भी हो सकते हैं, राइट। फार्म देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है,
फार्म लेबर्स ईदर कम फ्रॉम लैंडर्स फैमिलीज और फार्मर्स कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। अब इनको पे किया जाता है वेजेस में, ये देखो, इनको पे किया जाता है वेजेस में या फिर कभी कभार काइंड में भी पे कर दिया जाता है। काइंड मतलब कि जैसे कि खाना खिला दिया इन लोगों को या फिर थोड़ा सा हेल्प कर दिया, पैसे दे दिए, मतलब कि इनको वेजेस मिलते हैं अकॉर्डिंग टू ये जो काम करते हैं, है ना। अब ये देखो यहाँ से देखते हैं, देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ वन। देखो अगर एक फार्मर है उसको वो हार्वेस्टिंग का काम करता है, तो अभी जब तक क्रॉप्स ग्रो नहीं होगी तब तक वो हार्वेस्टिंग तो कर नहीं सकता ना, तो उसको बहुत लंबे समय तक यू कैन से कि अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है। तो मतलब कि बहुत लार्ज ड्यूरेशन होता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अगर एक पर्सन जो है, एक फार्मर जो है, वो सोइंग का काम कर सकता है। अब उसने सोइंग का काम कर दिया, अब वो अगले साल ही तो आएगा ना दोबारा सोइंग करने। पहले ये वाले जो उसने सीड्स सो किए हैं वो जब तक हार्वेस्ट नहीं होंगे तब तक बाकी कहाँ से वो ग्रो करेगा, राइट। अभी दाला की एक स्टोरी दी है वो हम अगली बार करेंगे, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उनमें बहुत हैवी कंपटीशन है। जो हमारे गवर्नमेंट है उसने बोला है कि हर एक फार्मर को एक दिन का 300 रुपये मिलना चाहिए, बट इतना कंपटीशन है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो स्मॉल वेजेस में भी वो 160 रुपीज़ पर डे में भी काम कर देते हैं, क्योंकि कंपटीशन है। वो बोलते हैं, आप कहो कि अगर जैसे कि आपको अगर काम नहीं करना, लेट्स सपोज एक फार्मर ए है, एक फार्मर बी है। ए कहता है कि मेरे को काम करना है, मैं 300 में करूँगा जो गवर्नमेंट ने करी है। तो अगर लेट्स सपोज मेरा फील्ड है, मैं कह रही मैं 300 में नहीं करवाऊंगी, मैं 160 में कराऊंगी। अब वो 300 से नहीं माना तो मैं बी के पास चली जाऊँगी ना। मेरे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, यानी कि जिसके पास लैंड है उसके पास ऑप्शन बहुत सारे फैमिली बस को हायर कर गया। अब ये नहीं मान रहा तो ये तो अनएम्प्लॉयड ही रह गया ना, ये एम्प्लॉयड हो गया अगर मैंने इसको हायर कर लिया तो मतलब कि जो जिसको फार्म लेबर रखनी है उसके पास इतने ऑप्शन है, तो इसलिए जो कंपटीशन है वो पालमपुर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कि है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर देंगे। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इफ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू।